हेलो फ्रेंड्स, जोहार। मैं विनोद यादव डिस्कवर झारखंड क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं झारखंड की क्लास को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं हो जनजाति के बारे में। ठीक है, हो जनजाति। हो जनजाति के बारे में हम लोग पूरी डिस्क्राइब से पढ़ेंगे कि इनके सामाजिक स्वरूप कैसा है, इनका आर्थिक और इनका धार्मिक स्वरूप कैसा है, इनकी ग्राम पंचायत व्यवस्था में कुछ जो अधिकारी होते हैं उनका नाम क्या क्या होता है। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हो जनजाति ऐसा क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट करता है। ठीक है, तो हो जनजाति के बारे में देखते हैं। ये जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति। पहला आएगा संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, और ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी भाषा भी हो ही है। ठीक है, इनकी भाषा भी क्या है, इनकी भाषा भी हो ही है। ये जो भाषा है हो, ये मुंडारी परिवार से संबंधित है। मुंडारी परिवार से कहने का मतलब है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित रखता है। ठीक है, मुंडारी परिवार। इनकी भाषा जो है वो भाषा, ये संथाली और मुंडारी भाषाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये हो भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं चीती बाड़ंग चीती लिपि। ठीक है, तो इस भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग होता है? बाड़ंग चीती लिपि। बाड़ंग चीती लिपि ये हो भाषा के लिए। और इसका जो आविष्कार किया था उनका नाम था लाको बोदरा। लाको बोदरा। यही महाशय ने इस लिपि का आविष्कार किया था। कौन सा लिपि? बाड़ंग चीती लिपि। कौन सा भाषा लिखा जाता है? तो हो भाषा। हो भाषा क्या है? झारखंड की हो जो जनजाति है वो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और ये जो भाषा है मुंडारी परिवार से संबंधित है। इनकी भाषा क्या है? हो ही है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते, ये तो था सामान्य परिचय। इसके बाद इनका जो सामाजिक स्वरूप है। ठीक है, सामाजिक स्वरूप इनका देखते हैं। सामाजिक स्वरूप और संस्कृति इनका देखते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनका समाज कैसा होता है। ठीक है, तो समाज जो जनरली क्या है, वो पितृसत्तात्मक है। जनरली आज के दौर में तो देखते हैं हर एक जो जाति समुदाय के लोग होते हैं वो मैक्सिमम क्या होता है, लगभग पितृवंशीय ही होता है, यानी पितृसत्तात्मक समाज ही होता है। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट। इनका जो समाज वो क्या बताया? पितृसत्तात्मक। इनमें जो विवाह का जो स्वरूप देखा जाता है, विवाह का स्वरूप जो देखा जाता है, विवाह का जो स्वरूप देखा जाता है उसमें जनरली देखा जाता है कि एक पत्नी विवाह तो होता ही है। इस जनजाति में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुपत्नी, तो एक पत्नी विवाह के साथ साथ
प्लस बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति में? हो जनजाति में। और विवाह जो होता है इनका, जो विवाह इसमें विवाह जो फेमस विवाह है, सबसे प्रसिद्ध विवाह जो है वो आदि विवाह। ठीक है, तो इस आदि विवाह में क्या होता है कि जो दूल्हा बनने का जिसको शौक चढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि जिसको शादी करना रहता है, वो खुद किसी परिचित व्यक्ति से, यानी किसी फ्रेंड को या फिर जो जिनके यहाँ जाना है उनके यहाँ के परिचित व्यक्ति को लेके वधु के यहाँ खुद चला जाता है। ठीक है, तो वर स्वयं कहाँ जाता है? वर स्वयं चला जाता है वधु के यहाँ बातचीत करने के लिए, यानी कि मध्यस्थता करता, स्वयं मध्यस्थता करता है। ठीक है, वर कहाँ चले जाता है? वधु के यहाँ एक साथी संगत को लेके। तो ये हो गया आदि विवाह। इसके अलावा एक विवाह इनमें प्रचलन में है, दीकू आदि विवाह। ठीक है, ठीक है, दीकू आदि विवाह में क्या होता है कि ये जो होता है वो हिंदू बहुल क्षेत्रों में, यानी कि गैर जनजातीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गैर जनजातीय क्षेत्र में, गैर जनजाति से जो विवाह होता है उसे क्या बोलते हैं? दीकू आदि विवाह। दीकू यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, इससे याद रख सकते हैं जो कि जनजाति नहीं है। ठीक है, याद रखने का तरीका बता रहे कि दीकू अगर शब्द आ गया, विवाह से पहले अगर दीकू शब्द आ गया तो वो गैर जनजाति से विवाह करता है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं कि ये जो विवाह होता है हिंदू बहुल क्षेत्रों में होता है। हिंदू बहुल क्षेत्र में जो विवाह होता है वो कौन सा विवाह हुआ? दीकू आदि विवाह। इसके अलावा और राजी खुशी विवाह। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा विवाह? तो राजी खुशी विवाह। राजी खुशी यानी कि नाम से ही पता चल जाता है दोनों तरफ से जो राजी खुशी है वो राजी खुशी विवाह हुआ। एक और इसमें आता है शब्द जो ज्यादा पूछता है। ठीक है, अंडी अपोर्तिपी। ठीक है, क्या बताए? अंडी अपोर्तिपी। एक विवाह जो चलता है इनमें अंडी अपोर्तिपी। अंडी बोलिए या अपोर्तिपी, ऐसा एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है। निम्न में से अंडी अपोर्तिपी क्या है? तो ये क्या है? एक विवाह का स्वरूप है। तो इस विवाह में क्या होता है कि ये इसको जस्ट मान सकते हैं जैसे संथाल में या फिर मुंडा में हठ विवाह था, वैसे ही ये अंडी अपोर्तिपी, यानी कि किसी को, कोई लड़के को कोई लड़की अगर पसंद आ गई तो उसका हरण करके, ठीक है, हरण करके, यानी कि वर के द्वारा क्या होता है? हरण करके विवाह करता है। ठीक है, यानी कि आप हरण विवाह इसे याद रखने के तौर पे कह सकते हैं, अंडी अपोर्तिपी। इसके अलावा जो सेवा विवाह होता है वो तो बता ही चुके हैं। सेवा विवाह क्या होता है? तो घर जमाई जिसे बोलते हैं वो सेवा विवाह हो गया। ठीक है, तो ये पूरा इसको याद रखिएगा, इसको ज्यादा याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, अंडी अपोर्तिपी कौन सी जनजाति से रिलेट है? तो हो जनजाति से। अच्छा, इसमें इस परिवार में यानी कि हो जनजाति में एक और विवाह है आदेर विवाह। ठीक है, आदेर विवाह को अनादर विवाह भी बोलते हैं। आदेर विवाह या अनादर विवाह, ये जैसे उनमें संथाली या मुंडारी में हठ विवाह जैसे था उनमें, उसी तरह इनमें भी, यानी कि हठ विवाह जो था, यानी कि वधु जो है अगर कोई लड़का पसंद आ गया तो क्या होगा, वो उनके यहाँ जबरन जाके रहने लगती है। ठीक है, उसके बाद उनके साथ धीरे धीरे रहते रहते क्या हो जाता है, उनका विवाह उन्हीं के साथ हो जाता है। ठीक है,
यानी कि हठविवा एज लाइक, हठविवा जैसे उनमें था वही इनमें भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि इनका जो गोत्र है, ठीक है, गोत्र यानी कि बोल सकते हैं गोत्र को क्या बोलते हैं, किली बोलते हैं, गोत्र को किली। और इसी के आधार पे परिवार का चयन किया जाता है, ठीक है। यानी कि गोत्र के या अर्थात किली के आधार पे ही परिवार का चयन किया जाता है। इसके बाद जो इसमें मुख्य बातें हैं वो आगे देखते हैं। ये कि जो इनका जो लगभग 80 गोत्र इसमें लगभग 80 गोत्र लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं, लगभग, ठीक है। इसके अलावा इस जनजाति के जो मुख्य बातें हैं, इनका अपना समाज को संचालन करने के लिए और क्या क्या व्यवस्था किया गया है, तो ठीक है। तो इसमें जो युवागिरी होता है, युवागिरी के बारे में तो हमने पहले बता रखा है कि युवागिरी क्या होता है। तो युवागिरी क्या होता है, जनरली ये प्रशिक्षण संस्थान होता है, ठीक है। तो इसमें युवागिरी को क्या बोलते हैं, तो गोती आरा या फिर गीती ओड़ा, यानी कि गीती ओड़ा बोलिए या फिर गोती आरा, ठीक है। तो ये इनका युवागिरी होता है, ठीक है, जहाँ पे इनको मतलब शिक्षण प्रशिक्षण वगैरह इनके अपने समाज के बारे में, अपनी वंश परंपरा, जो भी इनका जो वंश कुल जो रहता है उनके बारे में शिक्षण प्रशिक्षण, इनका सामाजिक स्वरूप के बारे में प्रशिक्षण सारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रशिक्षण, ये युवागिरी या फिर पंचायत स्थल, ठीक है, होता कहाँ पे है, तो गांव के बीच में एक अखड़ा होता है, ठीक है। गांव के बीच में क्या होता है, अखड़ा होता है, अखड़ा होता है, जिसे जिसे हो जनजाति लोग क्या कहते हैं, एते तुड़तुड़, ठीक है, एते तुड़तुड़, एते तुड़तुड़ कहते हैं। यानी कि पंचायत स्थल बोलिए ये या फिर अखड़ा बोलिए, इसे ही क्या बोलते हैं, गांव के बीच में तो जो अखड़ा होता है ये पंचायत स्थल भी यही होता है, ठीक है। यानी कि पंचायत वगैरह जो करना रहता है वो कहाँ पे, एते तुड़तुड़ में। इसके साथ साथ वहीं पे कुछ बना हुआ रहता है युवागिरी, मतलब संस्थान के जैसा, जहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता है जनरली। लेकिन युवागिरी को क्या बोलते हैं, ये गीति गोती आरा या फिर गोती गीति ओड़ा, ठीक है, गीति ओड़ा या फिर गोती आरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंचायत स्थल, ठीक है, पंचायत स्थल को क्या बोल रहे हैं, एते तुड़तुड़। तो ये पंचायत के अर्ता कौन है, ठीक है, इसके शासन व्यवस्था का नाम क्या है, तो इनके शासन व्यवस्था का नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। यानी कि पूरा का पूरा पंचायत स्वरूप यानी कि समाज को संचालन के लिए जो व्यवस्था इनमें चलता है उनका नाम क्या है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। और ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति से रिलेट हुआ, ये याद रखिएगा, अक्सर पूछा करता है कि ये हो जनजाति से रिलेटेड है, समझे, हो जनजाति से रिलेटेड है। और इसमें जो है इस शासन व्यवस्था में होगा क्या, कुछ ना कुछ अधिकारी होंगे, उसके साथ साथ जो पंचायत के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो इसी संस्था के माध्यम से, यानी कि ये शासन व्यवस्था के माध्यम से लिया जाता है। तो इस शासन व्यवस्था में होता क्या क्या है, एक तो सबसे पहले क्या होगा, पूरे गांव का प्रधान होगा, यानी कि ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान। जनजाति कौन सा, हो जनजाति, लेकिन ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, मुंडा। हमने पहले बताया कि संथाल और मुंडारी, मुंडारी भाषा से इनका काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। तो ग्राम प्रधान को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मुंडा बोल रहे हैं।
लेकिन इस मुंडा का यानी कि ग्राम प्रधान का सहायक, ग्राम प्रधान का इसका सहायक जो होता है उसे बोलते हैं डाकुआ। ठीक है, यानी कि जो ग्राम प्रधान है उसे क्या बोल रहे हैं, उसे तो मुंडा बोल रहे हैं, लेकिन उसका जो हेल्पर होता है यानी कि उसके आगे पीछे जैसे होता है ना, कोई मंत्री है तो उसका पीए, तो ऐसे ही मुंडा यानी कि इसके काम में संचालन यानी कि हेल्प करने वाले जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे डाकुआ कहते हैं। इसके अलावा इनका जो संकेंद्रण बिंदु, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इनका जो संकेंद्रण बिंदु है, ठीक है, इनका जो संकेंद्रण बिंदु है वो कोल्हान वाला एरिया है, विशेष करके कहाँ पे, कोल्हान वाला एरिया। ठीक है, तो ये कोल्हान वाला एरिया जो हो गया यानी कि कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आता है कोल्हान प्रमंडल में। तो इनका जो मुख्य जो झारखंड में मूल निवास स्थान है वो कोल्हान क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत इनके गांव को क्या है कि 26 पीढ़ में बांटा गया। अब ये पीढ़ क्या होता है, तो पीढ़ होता है एक जस्ट लाइक एक एरिया मान लीजिए। ठीक है, यानी कि कोल्हान में, ठीक है, कोल्हान में विशेष करके कोल्हान में इनके गांव को जो है क्या हुआ 26 पीढ़ में बांटा गया। ठीक है, 26 पीढ़ में गांव को किस में बांटा गया, 26 पीढ़ में, जबकि एक गांव में जो होते हैं वो 5 से 10 गांव होते हैं। सॉरी, एक पीढ़ में क्या होते हैं, 5 से 10 गांव होते हैं, 5 से 10 गांव होते हैं एक पीढ़ में। और इसी तरह कितने पीढ़ होते हैं, तो टोटल 26 पीढ़ होते हैं। कौन से एरिया में, कोल्हान प्रमंडल में। ठीक है, 5 से 10 गांव एक पीढ़ में, 5 से 10 गांव, किसी किसी बुक में ये 7 से 12 गांव मिलेगा। ठीक है, तो एक पीढ़ में 5 से 10 गांव, और इस पीढ़ का यानी कि एक पीढ़ का जो प्रधान होता है इसको बोलते हैं मानकी। एक पीढ़ के प्रधान को क्या बोलते हैं, मानकी। इनका जो न्यायिक प्रधान होता है उसे पीर पंच कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे न्यायालय यानी कि कोर्ट वगैरह में क्या होता है, इसे प्रधान बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसी तरह इस जनजाति शासन व्यवस्था में इनका जो न्यायिक प्रधान होता है, ठीक है, इनका जो न्यायिक प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यायिक प्रधान को पीर पंच। न्यायिक प्रधान को क्या बोलते हैं, पीर पंच। ठीक है, इसके अलावा इस जनजाति की जो खास बातें हैं वो ये है कि ये जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, ये मुंडामान की शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था को अंग्रेजों ने भी मान्यता दे रखी थी। ठीक है, अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी, यानी कि इन लोगों ने, अंग्रेज भी मान चुके थे कि इनका जो शासन व्यवस्था है वो चलने दिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो शासन व्यवस्था है इसकी सबसे गणतंत्रात्मक क्या बोलते हैं, ये जो शासन व्यवस्था है इसमें लघु प्रजातंत्र की झलक दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या दिखाई देती है, लघु प्रजातंत्र की झलक। ये सब स्टेटमेंट याद रखिएगा, लघु प्रजातंत्र की झलक दिखाई देती है। प्रजातंत्र का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे प्रजा की बात को भी सुना जाता है। ठीक है, तो लघु प्रजातंत्र की झलक कौन से शासन व्यवस्था में, तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो होता है, इसमें महिलाओं को जो होता है महिलाओं के लिए क्या वर्जित होता है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए हल
महिलाओं के लिए हल हल छूना, महिला के लिए वर्जित क्या क्या है? वर्जित कहने का मतलब उसको मना ही रहता है, ठीक है। तो एक तो तीर धनुष छूना या चलाना, और दूसरा हल। तो इनको जो है छूना और चलाना दोनों मना जाता है, यानी कि अगर छुएगा ही नहीं तो चलाएगा कैसे, ठीक है। तो महिला को क्या वर्जित है? छूना और चलाना वर्जित रहता है। इसके अलावा इस शासन व्यवस्था में या फिर हो जनजाति की खास बात यह है कि इनके वधू मूल्य नहीं होता है ना, वधू मूल्य को इनको बोलते हैं, इनके वधू मूल्य, इनके वधू मूल्य को बोलते हैं गोनोंग, गोनोंग या फिर पोन, ठीक है। हो जनजाति के वधू मूल्य, वधू मूल्य तो समझ रहे हैं क्या बोलते हैं वधू मूल्य, वधू मूल्य को क्या बोलते हैं? गोनोंग या फिर पोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो एक हड़िया पेय पदार्थ, हड़िया को हड़िया न कह के क्या बोलते हैं? ये इली बोलते हैं। और ये इली यानी कि पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह में जितने सारे जो तपान चढ़ता है वो इली का खूब प्रयोग होता है। इनका द्वारा तपान के रूप में इली ही चढ़ाया जाता है, और इली वो है जो हड़िया का स्वरूप है, ठीक है। हड़िया हड़िया ही है। तो हड़िया उसे क्या कहते हैं? हड़िया को। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि हो जनजाति में हड़िया को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर हो जनजाति में इली क्या है? तो ये हड़िया है, ठीक है। हड़िया जिसे चावल गला के बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो आर्थिक स्वरूप है, ठीक है, इनका जो आर्थिक स्वरूप देखते हैं हम लोग, तो इसमें देखेंगे कि इनका जो मुख्य पेशा है, मुख्य पेशा क्या रहेगा? वो तो कृषि ही रहेगा, ठीक है। मुख्य पेशा कृषि। इसके अलावा इनकी जो खेत होती है, खेत को 3 भाग में बांट के रखते हैं, ठीक है। खेत को 3 भाग में बांट के रखते हैं, 3 भाग में। जैसे जैसे उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति में पंकु, नागरा और खिरसी 3 भाग में बांट के रखा गया था। जहाँ पे पंकु क्या था? सर्वाधिक उपज वाली, और नागरा जो भूमि थी मध्यम उपज वाली, और खिरसी क्या था? खिरसी बालू युक्त मिट्टी था उसमें। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें 3 भाग में जो बांटा गया है वो है बेडो, वादी और गोड्डा, ठीक है। बेडो, वादी और गोड्डा। यहाँ पे बेडो जो भूमि होती है वो कम तथा उपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। कम उपजाऊ वाली भूमि को क्या बोलते हैं? वो बेडो, वादी भूमि उसे बोलते हैं जहाँ पे धान की खेती होती है। तो धान खेती वाली भूमि को क्या बोलते हैं? वादी। कम और उपजाऊ जो भूमि होती है वो कम उपजाऊ वाली भूमि को बेडो बोलते हैं, जबकि वादी क्या बोलते हैं? वादी धान खेती को बोलते हैं। और एक गोड्डा, गोड्डा उस भूमि को बोलते हैं जो मोटे अनाज की जहाँ खेती की जाती है वहाँ पे गोड्डा बोला जाता है, ठीक है। मोटे अनाज की खेती, तो उसे क्या बोलते हैं? गोड्डा, ठीक है। यानी कि बेडो, वादी, गोड्डा, बेडो, वादी, गोड्डा, बेडो, वादी, गोड्डा। इसको याद रखिए कौन सी जनजाति से? तो हो जनजाति से, ठीक है। अब इनका देखते हैं धार्मिक स्वरूप। इनका जो धार्मिक स्वरूप है इसमें प्रमुख देवता कौन होते हैं? सबसे प्रमुख देवता कौन है और कौन कौन से देवी देवता का नाम इनमें आता है उसके बारे में देखते हैं।
ठीक है। तो इनका जो धार्मिक स्वरूप देखते हैं तो प्रमुख देवता जो होते हैं वो शिंगभोंगा। जनरली देखेंगे लगभग मैक्सिमम जनजातियों में प्रमुख देवता शिंगभोंगा, और ये शिंगभोंगा है कौन, तो सूर्य देवता है। शिंगभोंगा कौन है, तो सूर्य देवता ही है, ठीक है। इसके अलावा हालांकि सूर्य देवता तो हर एक जनजाति में लगभग मिलेगा ही, सिर्फ नाम अलग अलग रहेगा। कहीं धर्मेश बोलेंगे तो कहीं धर्मी बोलेंगे, तो कहीं शिंगभोंगा बोलेंगे तो कहीं ठाकुर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह सिर्फ नाम चेंज है, बाकी देवता वही है। तो सबसे प्रमुख देवता जो है वो शिंगभोंगा। उसके अलावा जो है ओडिभोंगा जो बोलते हैं ये पृथ्वी देवता को बोलते हैं। पृथ्वी देवता को क्या बोलते हैं, ओटिभोंगा बोलते हैं। ओडिभोंगा या ओटिभोंगा जो भी बोलिए, पृथ्वी देवता को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देशावली जो होती है, मुंडा जनजाति में क्या था, मुंडा जनजाति में जो देशावली था वो गांव की सबसे बड़ी देवी मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देशावली जो है, वो वर्षा देवता है, ठीक है। वर्षा के देवता को क्या बोलते हैं, देशावली बोलते हैं। उसके अलावा नागभोंगा जो है वो नाग देवता की पूजा को नागभोंगा। उसके बाद ये एक और पाहुई बोंगा और एक मरांग गुरु जो है वो पहाड़ देवता है। और ये जो पाहुई बोंगा है, ठीक है, पाहुई बोंगा जो होता है ये ग्राम देवता होता है, ठीक है। पाहुई बोंगा क्या है, ग्राम देवता, यानी कि गांव का जो देवता माने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, पाहुई बोंगा होता क्या, ये ग्राम देवता, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो धार्मिक में हमने क्या देखा, प्रमुख देवता शिंगभोंगा। उसके बाद ओटिभोंगा जो है, वो पृथ्वी देवता को बोल रहे हैं। उसके बाद पाहुई बोंगा ग्राम देवता को बोल रहे हैं। उसके बाद नागभोंगा जो है वो नाग देवता के लिए, मरांग गुरु जो है वो पहाड़ देवता के लिए। इसके अलावा इसमें जो पर्व मनाए जाते हैं, इस जनजाति में जो पर्व मनाए जाते हैं वो माघे पर्व, फागु पर्व, होरो पर्व और कोलोम पर्व, ये सब पर्व इस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। अब इसमें जो एक खास बात है, यानी कि बहुत अच्छी खास बात ये है कि इसमें जो है वो ये है कि इसमें एक शब्द याद रखिएगा, अधिक, ठीक है, अधिक। और तो अधिक क्या होता है कि अधिक इस जनजाति के रसोई घर में, ठीक है, रसोई घर के एक कोने में पवित्र स्थान होता है, यानी कि जहाँ पे पूर्वजों की आत्मा वास करती है। ये अधिक क्या है, तो रसोई घर के कोने में पवित्र स्थान, जहाँ क्या होता है, पूर्वजों का वास स्थल माना जाता है, पूर्वजों का वास स्थान, उसे क्या बोलते हैं, यानी कि पूर्वजों का वास स्थान जो रसोई घर के कोने में, उसे क्या बोल रहे हैं, अधिक बोलते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति में, हो जनजाति में। तो हो जनजाति में अधिक क्या है, तो रसोई घर के कोने में, फिर से सुनिए, रसोई घर के कोने में एक कोने में पवित्र स्थान है जो पूर्वजों का वास स्थान माना जाता है, ठीक है। जनजाति में जो दिवरी है, ठीक है, दिवरी ये होते हैं धार्मिक प्रधान, यानी कि पूरे गांव में अगर धार्मिक अनुष्ठान करवाना या धार्मिक पूजा पाठ जो भी होता है
उसका मेन जिम्मेवारी किन पर होता है, तो द्विवरी पे, यानी कि धार्मिक प्रधान कौन होता है उनका, द्विवरी होता है। हो जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, द्विवरी। हो जनजाति में द्विवरी, ठीक है। कोई भी चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो उनको 2-3 बार कम से कम बोला कि तब तक, जब तक उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं तब तक वो धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा नहीं। प्रोनाउंसिएशन सही होने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप दिमाग में क्या हो जाएगा, सेटअप होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जनजाति के बारे में था। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।